तो आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का करेंगे। 2 एग्जांपल्स है मेरे पास। हाथ दिख रहा है क्या अभी सभी को? हाँ सर, दिख रहा है। तो इसमें कौन सा प्लैनेट आपको लग रहा है अच्छा है? शायद थोड़ा वीनस हो, और सब प्लैनेट्स तो उतना स्ट्रांग नहीं प्लैनेट दिख तो रहा कोई भी। वीक ही लग रहे हैं सर सारे। लेकिन वीनस पे भी बहुत सारे लाइंस है सर। ये अपना मतलब- क्राइटेरिया अप्लाई करो ना, ऐसा आंसर मत दो। तो अगर ये एग्जाम चल रही है, ये फोटो है, इसमें कौन सा प्लैनेट सबसे स्ट्रांग लग रहा है? तो अप्लाई ऑल द क्राइटेरिया। क्या लग रहा है? सर मुझे तो जुपिटर मर्क्यूरी दोनों अच्छा लग रहे हैं, और नीचे वाले जो प्लैनेट्स है वो ज्यादा समझ में नहीं आ रहे हैं। और बाकी कुछ जो भी गेस देंगे वो कारण सहित देंगे। मैं सर आपके तो पास आता हूँ। जुपिटर का एपेक्स भी बीचों बीच दिख रहा है, ऑल्दो प्रोट्रूटेड नहीं है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में मतलब सन और सैटर्न में तो गड्ढा दिख रहा है। जुपिटर प्रोट्रूटेड कम है, बट एपेक्स एरिया में है, सेंटर में, और मर्क्यूरी का भी वही दिख रहा है। सर मेरे को भी सर जुपिटर और मरकरी एपेक्स की वजह से ही लग रहा है मेरे को भी सर। वीनस का एरिया तो ठीक है लेकिन प्रोट्रूटेड नहीं है। आई एम आस्किंग विच इज द बेस्ट प्लैनेट, ऑस्पिशियस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। अभी मैं बताऊं मेरे हिसाब सर। से आपने क्या सब लोगों ने मिस किया। मर्क्यूरी फिंगर का हाइट देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था पूरा हाथ का फोटो आना चाहिए। ये अपना क्राइटेरिया में बैठ रहा है कि यहां से जो अगर लाइन खींची तो उसके आगे जा रहा है। सो मर्क्यूरी का फिंगर सबसे प्रभावशाली है। फिर इसके ऊपर 2 स्ट्रेट लाइंस है। लाइन भी है। तो मर्क्यूरी नेचुरली नीचे होते हुए भी, क्योंकि मर्क्यूरी नेचुरली थोड़ा सा नीचे होता है ना, और फिर भी उसका फिंगर इसको पार कर रहा है, माने मर्क्यूरी इज द मेन टर्निंग पॉइंट। उसका टर्निंग पॉइंट मर्क्यूरी है। और दूसरा जुपिटर का आपने बता दिया, ये सेंटर पे है। पर एक बात आप भूल गए, अगर आप अटैचमेंट ऑफ फिंगर्स टू द पाम देखोगे तो जुपिटर सैटर्न के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, जो नेचुरली थोड़ा नीचे होता है। तो आप अगर देखेंगे हाथ का, तो जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, यहाँ पे अपर लेवल पे आ गया अटैचमेंट। वो तिरछा है पर अटैचमेंट उसका सैटर्न के आसपास ऑलमोस्ट आ गया, जो नेचुरली थोड़ा सा नीचे होता है। आप अपना हाथ देखिए, आप समझ जाएंगे। तो जुपिटर का फिंगर ऊपर की तरफ खींचा हुआ है थोड़ा सा। समझ में आया? तो मर्क्यूरी टर्निंग पॉइंट एंड जुपिटर, ये 2 हमको मिल गए। अभी मार्स के बारे में देखेंगे। मार्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो अंदर की तरफ धसा हुआ है, ऐसा हमको प्रोट्रूड नहीं लग रहा है ना। हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे जिसमें यहाँ पे एक बल्जिंग होता है, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी एक बल्जिंग होता है। सो बोथ द बल्जिंग्स आर नॉट प्रेजेंट, सो मार्स इज नॉट गुड। ओके, नॉट ऑस्पिशियस एज वेल एज स्ट्रेंथ भी नहीं है। वीनस का एरिया देखो बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट वो उसने 55% तक या 50% तक उसने कवर कर लिया। पर इसके ऊपर बहुत सारे क्रिस क्रॉस लाइंस हैं। सो क्रिस क्रॉस लाइंस मेक द फिजिकल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स विद द टेम्परामेंट एनी हाउ वो नीचे कर देते हैं, उस ग्रह की ताकत कम कर देते हैं। माउंट ऑफ मून का अगर देखा जाए तो हेडलाइन का एक ब्रांच यहाँ पे हम बोल सकते हैं, या फेट लाइन का एक ब्रांच नीचे से ऊपर जा रहा है, ये बोल सकते हैं। दोनों हम कंसिडर करेंगे फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ है तो हम दोनों वे से सोचेंगे। और ये लाइन भी ऑलमोस्ट मून के मिडिल पार्ट से फेट लाइन शुरू हुई है। तो 2 बड़ी लाइन शुरू होती है, मतलब उस माउंट को इंपॉर्टेंस देना ही है। फिर आएंगे हम शनि के ऊपर। शनि का जो मध्य है
इट इज ऑल्सो इन द सेंटर। तो ये तो ऊंचा हुआ है ना, सेंटर नहीं है, ये तो थोड़ा सा उंगली की तरफ है, सेंटर होता तो थोड़ा और नीचा होता। सेंटर की बात कर रहा हूँ, पूरे माउंट का हम ऊपर नीचे नहीं देख रहे, यहाँ से यहाँ इसके बीच का सेंटर। हाँ हाँ ठीक है सर। तो शनि को भी थोड़ा सा महत्व दे सकते हैं, पर नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस है। और सर तो ये वो धसा हुआ भी तो है। मैंने एक नियम आपको बताया था कि शनि का पर्वत नेचुरली फ्लैट या धसा हुआ दिखता है, हाँ क्योंकि अगर वो प्रोट्रूडेड होगा तो व्यक्ति सन्यासी बन जाए या टेररिस्ट बन जाए, दोनों अपोजिट थिंग्स। एक्सट्रीम में चला जाएगा मतलब आप बोले थे। शनि का अतिरिक्त प्रभाव जो होता है वो व्यक्ति को एक्सट्रीमिस्ट बना देता है, पूरा मानव जाति का मतलब नाश करने वाली प्रवृत्ति तैयार हो जाती है, या फिर शनि का अति प्रभाव से संन्यास। तो शनि फ्लैट है या थोड़ा सा कॉनकेव है तो डोंट टेक इट एज लूजिंग इट्स पॉइंट, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया तो वो गड़बड़ कर देगी। ये मैंने बात बताई थी, शनि का थोड़ा सा अलग है। तो मैं डिप्रेशन का पॉइंट यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और सेंटर का पॉइंट पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि पहले फोटो में लगा कि बहुत सारी मतलब क्राउडेड है, पर जब मैंने यहाँ पे ऐसे घुमाया तो लग रहा है कि एक वाई शेप है और एक बिग शेप या वी शेप। तो कैन आई टेक इट एज अ गुड साइंस, क्योंकि क्रॉस लाइन तो नहीं दिख रही, राइट? सो हम शनि को मध्यम लेंगे, बहुत स्ट्रेंथ नहीं है और बहुत ऑस्पिशियस नहीं है, बट इट इज नॉट ऑल्सो इनऑस्पिशियस। वो निगेटिव नहीं देगा पर पॉजिटिव भी नहीं देगा, सो इट विल बी लाइक न्यूट्रल। सो न्यूट्रल प्लैनेट हेल्पफुल फॉर अस, इट विल हेल्प एवरी प्लैनेट टू ग्रो। अभी सूर्य पर्वत में अगर देखेंगे तो आपको क्रिस क्रॉस लाइंस भी नजर आ रही है, कुछ क्रॉस लाइंस है, गड्ढा भी है वहां पे, यहाँ पे बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, और सेंटर शायद यहाँ पे है जो थोड़ा सा सैटर्न की तरफ झुका हुआ है शायद। ठीक है, तो अगर ग्रेडिंग किया जाए तो बुध, गुरु, चंद्र आप लिख के ले सकते हैं। बुध, गुरु और चंद्र ये पहले ग्रेडिंग में आ गए। सर एक बार वापस बताएंगे चंद्र को इंक्लूड क्यों किए अभी आप इसमें, क्योंकि उसका एरिया भी छोटा है। स्ट्रेट लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मून। ठीक है। सो मर्क्यूरी, जुपिटर, मून, ये तीन हो गए हमारे तीन एक्सपर्ट। फिर सैटर्न, फिर वीनस, फिर मार्स और लास्ट में सन। ये हाँ। काम हमेशा हमको करना है, हमें पहले ग्रेडिंग ऑफ प्लैनेट्स करना चाहिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस व्यक्ति का लाइफ लाइन देखो। तो अब हम लाइफ लाइन की तरफ बढ़ेंगे। हम पहले जनरल व्यू लेंगे, द कोर्स ऑफ द लाइन। ओके, तो कोर्स क्या है? यहां से शुरू होके वो ऐसा आर्क करके नीचे आ रही है। द कोर्स इज ओके। वीनस और मून को प्रॉपर स्पेस दे रही है, राइट? सो द कोर्स ऑफ द लाइन इज ओके। द सेकंड पॉइंट, द कैरेक्टर ऑफ द लाइन। अगर देखा जाए अभी इनका उम्र बहुत ज्यादा है ना, तो नेचुरली स्किन ड्राई होना, स्किन में क्रैक्स आना, ये नेचुरल है। पर यहाँ पे जो उनका लाइफ लाइन लग रहा है, तो अगर देखेंगे पहले पार्ट में भी वो लाइफ लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है,
but we cannot say confidently because photograph is not too much clear. यहाँ पे blurred है, तो शायद ये लाइफलाइन का डिफेक्ट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो फिर भी हम इसका एक टाइमलाइन लिखेंगे. इसका टाइमलाइन लिखो, फॉर एग्जांपल लिखो 14 से लेके 20 तक, 14 से लेके 20 तक. यहाँ पे लाइफलाइन थोड़ा डिस्टर्ब है. फिर ये वाला क्रॉस लाइन है लाइफलाइन को, ये 21 में डाल देना. फिर ये वाला है, ये 24 में डाल देना. ये वाला है, ये 29 में यहां तक डाल देना. फिर थोड़ा सा अगर हमने ब्रॉड किया तो हमें समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 इस एज में लाइफलाइन बहुत ही फेंट हुआ है, और मे भी फोटोग्राफ में वो दिख रहा है, बट वी विल कंसीडर बोथ ऑफ इट. तो ये भी लिख लो, 25 से 30 में वो ब्लर्ड है, लाइन थोड़ा सा बारीक हुआ है, शार्प हुआ है. फिर यहां से जाके अगर हम देखेंगे इस पार्ट में, which coincides with approximately age of 42. 42 लिख लो. 42 से उनके लाइफ लाइन में ब्रांचिंग हो रहा है. The main line is losing its strength. All right? और ये 49 तक, it is 49 to 52 तक, it is losing its power. 42 से लेके 52 तक losing its power. From 52 onwards, almost to 63, the line seems to be good, quite good. माने इसमें कोई ब्लर्डनेस नहीं है, भले लाइन वो पतली है, but color is okay and consistency seems to be okay. Consistency means उसका कैरेक्टर भी ठीक लग रहा है. तो फिर अगेन 52 से 63 तक ठीक करके बोलो ओके है. फिर 63 के बाद फिर से ब्रांचिंग हो गया, तो लिखो 63 के बाद ब्रांचिंग. अब हम हेडलाइन को फॉलो करेंगे. हेडलाइन में कहीं पे डिफेक्ट दिख रहा है क्या हमें, वो हम चेक करेंगे. तो पूरे कोर्स में अगर देखा जाए तो हेडलाइन में यहाँ पे इस एरिया में जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 22-24. अभी आप लिख लो, बाद में आप अपना स्केल बना लो. 22-24 यहाँ पे हेडलाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब है. फिर आगे जाके ये हम कहें हेडलाइन का ब्रांचिंग है और वो बहुत नीचे जा रहा है, या फिर फेट लाइन नीचे से ऊपर आ रही है, तो कंसीडर इट एज अ ब्रांचिंग ऑफ हेडलाइन. और ये दूसरा स्ट्रेट वाला जा रहा है. ठीक है, दोनों लाइनों में कुछ ज्यादा गड़बड़ नजर नहीं आ रही, दोनों लाइन ऑलमोस्ट ओके है. और जैसे एज बढ़ता है वो लाइन फेंट होती है, विच इज कंसिडरेबल. अभी हार्ट लाइन में देखो, हार्ट लाइन शनि के नीचे से शुरू होता है, स्ट्रेट जाता है, और एग्जैक्टली इस एरिया में जो आएगा 43-44 के आसपास, यहाँ पे लाइन ब्लर्ड बन गया, जहां पे आपको त्रिकोण जैसा नजर आ रहा है, ये वाला. सो यू कैन टेक इट एज 43 to 46. फिर उसके बाद जैसे तैसे हार्ट लाइन 71 तक आया, और फिर 71 से और उसमें ब्रांचिंग आ गया और वीक हो गया. अभी नेल्स का भी इन्होंने भेजा है,
एक फोटो वो देख लीजिए। अभी इनका जन्म 1940 का है, तो अभी ये एग्जैक्टली 80 ईयर्स के हैं। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि 80s में रीजेस डेफिनेटली रहेंगे। तो इन रीजेस को हम बहुत सीरियसली नहीं लेंगे और उल्टा इसको पॉजिटिव साइन कहेंगे कि इतने भी ज्यादा नहीं है 80s में। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की रीजेस, पर्टिकुलरली मर्क्यूरी के ऊपर आप देख सकते हो, इस तरह की रीजेस अगर 40, 45, 30, 50 तक किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर दिखाई दे तो यू कंसिडर इट एज एबनॉर्मेलिटी। क्योंकि मैं तो ये कहूंगा कि अब तक नेल्स अच्छे दिख रहे हैं, दैट इज क्रेडिटेबिलिटी इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि नेल्स अभी भी इतने ठीक लग रहे हैं, मतलब हेल्थ ठीक है। अच्छा दीप्ति जी, उनके हाथों का कलर क्या है? सर जब एकदम फर्स्ट या सेकंड डाउट क्लास हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था ना कि ओल्ड लोगों का कलर तो एकदम अलग हो गया, ना पिंक ना व्हाइट, ब्राउनिश टाइप का कलर है ये। और उनका जो स्किन कलर है, ऑल्दो आप बोले थे कि कम्प्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता पाम के स्किन का, बट उनका कम्प्लेक्शन भी ना काफी डार्क साइड में है। तो अभी इनके हाथों का नॉर्मल कलर हम पिंक नहीं ले सकते नहीं ले या सकते। व्हाइट भी नहीं ले सकते, तो इनके कलर को छोड़ देना पड़ेगा। हाँ क्योंकि इतने ओल्ड एज में, क्योंकि उसमें और कॉम्प्लिकेशंस होंगे। सो लेट अस मेक असाइड फॉर द कलर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, मर्क्यूरी लाइन को देखेंगे। मर्क्यूरी लाइन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आएगा। जो भी मर्क्यूरी लाइन जितना भी है वो ठीक ठीक है, यानी उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, नॉर्मली शार्प है, यूनिफॉर्म है। पर इतना ही है कि यही तक है, उसके आगे मर्क्यूरी लाइन नहीं है। तो वी विल रीड द मर्क्यूरी लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट to this point, and then we will read the absence of mercury line. अभी सबसे बढ़िया प्लेनेट कौन सा है? मरकरी, जुपिटर। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की क्या क्या बीमारी है? क्योंकि मर्क्यूरी नेगेटिव प्लैनेट नहीं है, पर जैसे हमने कहा था कि मर्क्यूरी कुड बी द प्रोन, माने वो व्यक्ति उन बीमारियों को प्रोन हो सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा पर प्रोन हो सकता है। तो मर्क्यूरी की बीमारियां कौन सी है? बस ज्यादा मत टेंशन लेना, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो। वाणी और बुद्धि, ये दो शब्द याद रखोगे तो बहुत समझ में आएगा। वाणी और बुद्धि, बोलना एंड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कम्स विथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम आ गया, बोलने का आ गया, इंद्रियों का आ गया, इंद्रिया। बुद्ध का संबंध त्वचा से है, डाइजेशन से है, स्टमक, लीवर से है। बुद्ध का संबंध स्किन से है, लंग्स से भी है। तो इन सब अवयवों के बारे में हो सकता है कि इनको बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, और उसका टाइमलाइन कब है? हमारे पास लाइफ लाइन के डिफेक्टिव पार्ट्स हैं। ओके, सबसे खराब प्लैनेट कौन सा है? सन। उसके कौन से बीमारी है? सर आई और हार्ट। आईज। यस। और पित्त दोष, यानी हीट एलिमेंट, फायर एलिमेंट इन द बॉडी। अभी हम ये सवाल पूछते हैं क्योंकि दीप्ति जी के पास डेटा है, तो उनको हम ये सवाल पूछेंगे कि बुध से और रवि से संबंधित बीमारियों को
इस व्यक्ति ने फेस किया है क्या, और जो हमने एजेस निकाले हैं उस एजेस में है क्या। सर हार्ट अटैक तो हुआ है, ये मैंने लिखा भी था मैसेज में इनको। उसके बाद मेडिसिन से क्योर हो गया, मतलब कि क्योर क्या, कोई और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं हुआ, और उस चीज को 7 साल हो गए, 2013 में हुआ था। 2013। हाँ, तो वो एज हुआ 73 का। तो जब आप बोले थे कि लाइफ लाइन का 63 के बाद ब्रांचिंग स्टार्ट हो गया है और हार्ट लाइन का 71 ऑनवर्ड्स ब्रांचिंग हो रहा है, तो ये फिट हो रहा है 73। डायबिटीज वगैरह और दूसरा जो है वो सब मैं बताऊं भी। नहीं, मैं बताता हूँ, अभी यहाँ तक हम पहुंच गए। आप सन का भी पूछे थे, तो सर सन का यहाँ पे तो हम उसकी एज 90 साल मानेंगे ना 72 की जगह, क्योंकि ऑलरेडी ही इज 80, यस तो इसको यस, 90 एक्सटेंड कर लेंगे ना ऑटोमेटिकली। 91 तक जाएंगे हम। Yes. 91 तो तक, सर yes. जब इसका सबसे अच्छा बुद्ध का पर्वत है, तो अपन उससे रिलेटेड बीमारी क्यों ढूंढ रहे हैं इस लाइन के चक्कर में, मरकरी लाइन की वजह से? नहीं, वो माउंट तो बहुत बीमारी के अच्छा लिए है। प्रोन होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होगा, क्योंकि पर्वत स्ट्रांग है तो वो पर्वत चांसेस देगा कि ऐसा हो सकता है। ओके, नंबर 2 में कौन सा है? सर आप सन का भी पूछे थे, तो सन से रिलेटेड आई प्रॉब्लम है, ग्लोकोमा का प्रॉब्लम है, Yes. बहुत सालों से हो गया अब तो। का एज कितना होगा आपको अप्रोक्सीमेटली आप बता सकते हैं? सर ग्लोकोमा का ना डायबिटीज के बाद हुआ था, तो डायबिटीज 1999 से 98-99 मतलब 22-21 ईयर्स से है, तो ग्लोकोमा का प्रॉब्लम कम से कम मिनिमम 15 ईयर्स से है सर, 15 to 17। 98 अगर कहेंगे तो 48 एज होगा। नहीं, 98 बोलेंगे तो 68 एज होगा। हाँ सर सॉरी, 58 58। हाँ। ओके, इसको सेव कर लो 58। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि दूसरा वाला नेगेटिव कौन सा है? सन हो गया एक्सट्रीम में, मार्स है सेकंड नेगेटिव, मार्स। मार्स से संबंधित कौन सी बीमारी है? सर ब्लड, थ्रोट। ब्लड रिलेटेड है, मसल रिलेटेड है? हाँ, मसल, थ्रोट से रिलेटेड, थ्रोट का एरिया मतलब कवर होगा। यस, थ्रोट है। और मैंने शायद बताया नहीं था, मार्स इज मेनली रिलेटेड विद डायबिटीज। इसको कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए वो आयुर्वेद का अगर लेक्चर हो जाता वो अच्छा रहता, पर टेक्निकली वो नहीं हुआ, क्योंकि मार्स कम्स विथ फायरी एलिमेंट अलोंग विथ सन। सन भी फायरी एलिमेंट है, मार्स भी फायरी एलिमेंट है। तो मार्स और पैनक्रियास, पैनक्रियास माने, पैनक्रियास समझते हैं ना सब, जिसमें सेल्स होता है जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। और किसी का मार्स बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो डेफिनेटली वो पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन यानी पैनक्रियास में डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारे जिनके मार्स बहुत स्ट्रांग है, दे आर प्रोन टू डायबिटीज। दूसरा, इनका कोई फ्रैक्चर या कोई एक्सीडेंट, क्योंकि मार्स इज आल्सो कनेक्टेड विद एक्सीडेंट्स, फिर मस्कुलर ट्विस्टिंग, स्प्रेन, स्लिप टेंडन डिस्क, इंजरी। स्लिप डिस्क एक बार हो चुका, उसके बाद एक बार स्पाइन का L4 L5 फ्रैक्चर हो चुका, लेकिन उसके बाद भी ये अभी रनिंग मूविंग कंडीशन में है। और इनके एजेस कितने हैं जब ये? हाँ, 1994 में स्लिप डिस्क हुआ था, जो कि थोड़ा बहुत सीवियर था, मतलब थोड़ा ज्यादा सीवियर था, पूरा बेड रिडन हो गए थे और टूट गई थी हड्डी कमर की। बट उसके बाद जो हुआ था वो अराउंड 2000 हुआ था, उसमें भी थोड़ा मुश्किल हुआ था, बट 94 से कम। 2002 वाला हम 62 के बाद पकड़ेंगे, हाँ और ये 54 एज में पकड़ेंगे, पहले वाला हाँ जो सीरियस हाँ, वाला है। 54 हाँ। ये एजेस लिख लो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको समझ में आएगा। तीसरा नेगेटिव कौन सा है? वीनस। वीनस का क्या संबंध है शरीर में? क्योंकि वीनस बहुत यहाँ पे गड़बड़ है ना। सर रिप्रोडक्टिव है ना मेन, एक बॉडी के हिसाब से तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव। यस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है एक। और शुक्र में कौन सा बताया था? किडनी।
kidneys, correct? eyes, hair, skin Hairs, correct? और reproductory. ओके, सो वीनस रिलेटेड कौन सी बीमारी हो सकती है? अभी ये तीसरा वाला है, तो हमारे पास 7 प्लैनेट है ना सबसे मिलके, तो ये मिडल में आएगा। तो पहले दो थे, रवि और मंगल, इनसे तो श्योरिटी है हमको कि होगा ही, और उसको कंफर्म भी किया। अभी शुक्र मिडल में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 50-50%, राइट? तो शुक्र की अगर जनरल सेंस से ले तो उसमें क्या बीमारी होगी कि भाई किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रॉब्लम, या फिर ब्लैडर का, किडनी का, या फिर वीनस के बारे में। सर ये ना फीमेल का हैंड है, तो अच्छा, ओके, सॉरी। अच्छा, फीमेल का हैंड है क्या? ये हमने हाँ। पहले पूछना था। we consider it as a male. That's okay. Nothing is changed. अभी यहाँ पे हम क्या कहेंगे? यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरीज। और हाँ, फीमेल के आने की वजह से और एक बात इसमें ऐड हो जाती है। क्या ऐड होगा कि उनके हाथों में 42 के बाद there is a lot of branching of lines, तो it is a period of menopausal। तो मेनोपॉज का जो फेज है विच इज अराउंड 45, जो इनका शायद अच्छी तरह से नहीं गुजरा, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फिजिकली, मेंटली, इमोशनली इन्होंने अनुभव किए। ये इसमें हम शुक्र का ऐड करेंगे। तो शुक्र का हमने क्या क्या ऐड किया? प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ब्लैडर, किडनीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, ओवरीज। फिर हमने ऐड किया मेनोपॉजल इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी। पर हमने शुक्र को 50-50% दिया। ये सारे होंगे ऐसा नहीं है। इसमें कुछ हो सकते, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा अच्छा वाला प्लैनेट कौन सा है मर्क्यूरी के बाद? जुपिटर का, है ना? हाँ। तो जुपिटर इज कमिंग विथ बिग जॉइंट्स, तो मे बी ड्यू टू एजिंग शोल्डर या नी जॉइंट पेन हो सकता है। ओके, और तीसरा एक ही बाकी रह गया, वो शनि का। जैसे हमने कहा शनि इज ऑल रिलेटेड विथ स्मॉल जॉइंट्स, तो शनि यहाँ पे न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रहा। फिर भी जो स्मॉल जॉइंट्स है, जो स्पाइनल कॉर्ड और उसके डिस्क प्रोलैप्स, वो शनि और मंगल दोनों हाथों में हाथ डाल के कर रहे हैं। सैटर्न जो है वो छोटे जॉइंट से कनेक्टेड रहता है, पर सैटर्न खुद में खराब नहीं है, ओके। पर वो मार्स के साथ, जो निगेटिव मार्स है उसके साथ आ जाता है, तो मार्स का जो एक्सीडेंट्स का संबंध है वो शनि के साथ जुड़ के छोटे जॉइंट्स में, जो स्पाइनल कॉर्ड वाला है, इसमें वो एक्सीडेंट कराता है। मून का रह गया। मून इज ऑल्सो ऑस्पिशियस प्लैनेट, तो प्रोबेबिलिटी है कि मून का संबंध आएगा, जैसे हमने ऑलरेडी बताया, उसका एसिड सिक्रेशन, एसिडिटी, डेंटल प्रॉब्लम्स, फिर इंटेस्टाइन्स, जो मेनली है इंटेस्टाइन्स। पर हमने ऑलरेडी कहा कि मून का जो पार्ट है वो ऑस्पिशियस है, तो शायद ये सभी चीजें उनको ज्यादा अनुभव में नहीं आएंगी, पर मे बी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कभी कभार हो सकती है। सर एसिडिटी से रिलेटेड जो मतलब हेडेक, माइग्रेन मेरे को नहीं पता, बट उस टाइप का हेडेक जो होता है वो अर्ली लाइफ में, फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत ज्यादा होता था, जो कि 40 के बाद कम हो गया। That is due to other factor. It is mainly due to Mars, क्योंकि जैसे मेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, हीट इन द ब्लड गोज डाउन। तो क्योंकि इनमें मार्स नेगेटिव है, सन भी नेगेटिव है ना? तो जो फायर एलिमेंट इन द बॉडी रहता है
वो बिगड़ा हुआ है। सर नेचर में भी बहुत गुस्सा था। हम नेचर पे आएंगे। तो देखो, अग्नि तत्व बिगड़ा हुआ है, तो बिगड़े हुए अग्नि तत्व ने क्या क्या दिया? एक तो डायबिटीज दिया, और दूसरा एक्सीडेंट्स दिया, इंजुरीज दिया, और फिर अग्नि तत्व ने एसिडिटी दिया। पर जैसे स्त्रियों में मेंसेस का ये बंद हो जाता है, तो होल सिस्टम इज शट डाउन। दैट्स व्हाई उनका जो नेचर है और उनका जो हेल्थ का रिलेटेड, अग्नि से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में इस व्यक्ति को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स रहेंगे, पेन, डिसमेनोरिया, मीन्स पेन्स ड्यूरिंग menstruation cycle, and dysmenorrhea and irregular ब्लड जो होता है उसका फ्लो, इन चीजें जरूर वहां पे रही होंगी। दैट्स व्हाई हीट वाज इंक्रीजिंग, सो दैट इज अदर पार्ट। सो अभी आपने देखा कि हमको इसमें सिर्फ हार्ट का पता था, जो पहले ही दीप्ति जी ने ऑलरेडी बताया था, पर बाकी सब बीमारियां अपने आप निकल आई। वी नेवर यूज्ड एनीथिंग आउट ऑफ सिलेबस, राइट? मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपको पता है, बिकॉज मुझे ये बोलना है कि सिलेबस जिसका पूरा मेमोराइज है वो इस तरह से सभी चीजों को ढूंढ सकता है, राइट? हम एज के बारे में देखते हैं। अगर एज के बारे में देखा तो जो एजेस हमने लिखे हैं 42, जो मेनली हमने लिखा है, जहां से लाइफलाइन बहुत ज्यादा टूट रहा है, और मैंने वो कहा था 52 तक, और मैंने ये भी कहा था कि ये अप्रोक्सीमेट है, इसमें ±5 डाल दो, क्योंकि हमने स्केल बनाया नहीं है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे हमने एक्यूरेट स्केल बनाया होता तो वी कैन कम विथ एक्यूरेट ईयर्स। बट आपने अगर देखा पूरे उनके लाइफ में, तो दो चीजों में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एक तो 42 से लेके 50, हम 40 से लेके 55, ये 15 साल कंसिडर करेंगे, तो 50 से 55 के बीच में उनके सब मेजर एक्सीडेंट्स आते हैं, और 40 के से लेके 45 के बीच में जो मेनोपॉजल इफेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, राइट? एंड 63 के बाद मेनली, और हार्ट लाइन में 71 के बाद जो ब्रांचिंग होता है वो हार्ट लाइन से संबंधित आते हैं, और 63 के बाद जैसे ही द लाइफ लाइन इज डिवाइडिंग, द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन बिकम्स टैपरिंग, जो जैसे एज के मुताबिक डीजनरेशन है या लैक ऑफ इंथुजियाज्म है, वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है एज कंपेयर टू एज। पर हमने ये भी कहा था कि 63 के बाद अगर देखा जाए तो लाइन पतली है, पर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, तो सिर्फ एज के अनुसार उत्साह कम होता है, उसको छोड़ के कुछ बड़ा यहाँ पे नहीं दिखा, राइट? हार्ट लाइन के बारे में हमने 40, 42 इसके आसपास कुछ कहा। मे बी दैट इज रिलेटेड टू हर इमोशंस, नॉट हर हेल्थ, क्योंकि हार्ट लाइन इज ऑल्सो रिलेटेड टू इमोशंस, फीलिंग्स। और हेड लाइन के बारे में हमने 21, 22 के आसपास कुछ कहा। सो 21 इज वेरी अर्ली, 1961, 62, maybe that was a stress in her personal life at that time, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। that was not a health issue। और बहुत सारी क्रॉस लाइंस उनके लाइफ लाइन को
ऑलमोस्ट 30 के एज तक है. सो 30 एज इज 19, 70 तक बहुत सारी क्रॉस लाइन्स हैं. सो व्हाट वी अंडरस्टूड इज मे बी 30 के एज तक फैमिली लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स, कुछ विरोधात्मक वातावरण उन्होंने फेस किया, और जैसे उनका 30 एज पूरा हो जाता है, a kind of relief she got. Life becomes normal for her. क्योंकि ये क्रॉस लाइन हेल्थ इंडिकेटर नहीं दिख रहे. अगर हेल्थ इंडिकेटर होते, हाँ बोलो, हाँ सर आप बोलिए फिर मैं बोलती हूँ. हेल्थ इंडिकेटर होते तो उसके बाद लाइफ लाइन का टूटना बहुत इंपॉर्टेंट था. पर हम और एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो हमने 24, 26, 28 इनके बीच हमने जो भी क्रॉस लाइंस कहे, मे बी देर आर सीजरियन सेक्शंस और डिलीवरीज ऑफ हर चिल्ड्रन. सो मंगल को हम याद करके ऑपरेशन और सीजरियन सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरीज के बारे में यहाँ पे हम समझ सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि 30 साल के बाद एवरेजली उनका जो विरोध था वो कम हो गया, उनका खुद का अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो गया इन हर हाउस. तो एनीवेज हम कह सकते हैं 80% इज मैचिंग या 90% इज मैचिंग, 80 to 90. और मर्क्यूरी फिंगर के टिप के ऊपर एक मोल भी है, शायद वो मोल है या और कुछ है सर? और सर सारे टिप बल्जिंग है, तो उसका क्या महत्व है इसमें? सबके सब टिप बहुत बल्जिंग है ऊपर क्या से. होगा, मैंने आपको सिखाया था, बताओ. सर वो डोमिनेटिंग है मेंटल वर्ल्ड, वो नहीं है ये जो नहीं, रुपेश वो नहीं ना है. बल्ब टाइप का है, बल्ब. मैंने वो भी सिखाया था, वो बताओ. हाँ आपने सिखाया था स्पेचुलेटेड टाइम, मतलब हो गया एक तरीके से. ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्टिव, छोटी छोटी चीज को बहुत ज्यादा रिएक्टिव करने वाला पर्सनैलिटी. इसलिए क्योंकि ये गुस्सा जो तेज है. और तो सर फिंगर थंब तो एकदम शॉर्ट में आएगा ना सर, ये थंब शॉर्ट है डेफिनेटली, तो इमोशनल भी है. और देखिए, अगर ऑलमोस्ट सभी फिंगर्स में ये बल्जिंग तो है ऊपर वाला, हाँ पर बड़ा नहीं है. बड़ा नहीं है, Challenges बड़ा मिडिल वाला है, सब ज्यादातर मिडिल वाला है बड़ा. मिडल और लोअर, ये लोअर दोनों ज्यादा है. तो शी बिलीव्स मोर इन प्रैक्टिकली व्हाट शी परसीव्स, जिसका आनंद ले सकते हैं और जिसको देख सकते हैं. तो रजस और तमस गुण सबसे ज्यादा पर्सनालिटी में लग रहा है. सर इतना अच्छा हेडलाइन है, एक जो स्ट्रेट हेडलाइन है, लेकिन अब वही कल्चर की वजह से बोलेंगे कि उतना पुराना टाइम में तो एजुकेशन से रिलेट नहीं कर सकते हैं, इंटेलिजेंस से रिलेट करना पड़ेगा, बुद्धि जिसको आप बोले कि, तो वो ही मतलब क्या बोलेंगे इतना पुराना फिर उनको. अब अगर ये हाईली एजुकेटेड उनको चांस मिलता, क्योंकि 15 में शादी हो गई तो चांस कुछ ही नहीं नहीं मिला मिला. सर, क्लास 6 या 5 ऐसा कुछ तो पता नहीं. और अगर उनको चांस मिला होता तो निश्चित रूप से वो अच्छे पोस्ट पे काम करती होती, क्योंकि उनका हेडलाइन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेडेड पर्सन है. क्योंकि हार्ट लाइन भी छोटी है, तो नॉट इमोशनल बट हेडलाइन इज वेरी स्ट्रांग, सो मे बी मोर प्रैक्टिकल. तो और हेडलाइन हार्ट लाइन का संबंध भी नहीं है. आई मीन हेडलाइन और लाइफ लाइन का खुला संबंध है. नहीं है. कॉन्फिडेंट पर्सन. बट मेरे हिसाब से वो कल्चरल डिफरेंस और मैरिज कब होता है, ये सब चीजें इसमें इंटरफियर निश्चित रूप से होती है. और सर एक सन माउंट वाले जगह पे हार्ट लाइन के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा जैसा है, डॉट जैसा. हाँ तो सर. हमने एक सीखा था कि डॉट ऑन द सन माउंट इज हाँ कनेक्टेड विथ eyes problem with the eyes. And in a personal life she receives disrespect from all other members in the family. This is perception of her. Maybe others are treating her well, but she might thought all are disrespecting. This is the effect due to sun. Blames. उनको लगता है कि लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं, है ना. ठीक है ठीक है, सर. हाँ आज का और सर क्लास
थैंक यू सर।